आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद की मौजूदा शीतकालीन सत्र के चौथे हफ्ते की आज से शुरुआत। लोकसभा के एजेंडे में नागरिकता संशोधन विधेयक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। बीजेपी टीएमसी ने जारी किया व्हिप। पोर्ट रिसाइकलिंग बिल पर चर्चा राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। जहाजों के निर्माण में खतरनाक सामग्री के इस्तेमाल पर पाबंदी का प्रावधान। लोकसभा में संविधान 126वां संशोधन विधेयक और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक होगा पेश। न्याय जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन न्याय देने में लगातार देरी भी सही नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सभी संबंधित पक्षों से लंबित मुकदमों का बोझ घटाने के लिए काम करने की अपील। पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुलिस की प्रभावी भूमिका पर जोर। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी को 6 सीटों पर हासिल करनी होगी जीत। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हजारीबाग और बोकारो में चुनावी रैलियां आज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी हजारीबाग में चुनावी जनसभा। और दिल्ली अनाज मंडी अग्निकांड मामले में इमारत का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। रविवार तड़के हुए हादसे में 43 लोगों की मौत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका चौथे और अंतिम हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और दोनों सदनों के एजेंडे में महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में पोर्ट रिसाइकलिंग बिल 2019 शामिल है। इसके अलावा विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आज सदन में पेश की जानी है। वहीं बात अगर लोकसभा के एजेंडे की करें तो आज काफी अहम कामकाज शामिल है। आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, संविधान 126वां संशोधन विधेयक और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। आर्म्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा विभिन्न कारणों से फसलों को हुए नुकसान और इसका किसानों पर पड़ने वाले असर के बारे में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। लोकसभा के एजेंडे में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। वो इस विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया जाना है। विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इन 3 देशों से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को सरकार कई संशोधनों के साथ लेकर आई है और गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करके कई चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इस विधेयक का विरोध करेगी। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश होगा। मौजूदा बिल को केंद्र सरकार कई संशोधनों के साथ लेकर आई है। बिल को लेकर सरकार ने तैयारी की बात कही है और विपक्ष से भी इसके लिए सहयोग मांगा है। सभी दलों को हम अपील करना चाहते हैं कि क्योंकि ये नागरिक विधेयक जो है वो देश की भलाई की दृष्टि से ये बिल ला रहे, ये किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हम नहीं ला रहे। तो इसलिए विपक्ष से भी हमारी अपील रहेगा कि सब लोग मिलकर
इसको यूनानिमसली पारित किया जाए। इस अहम बिल को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से सामने आई चिंताओं को दूर करने के लिए 3 नवंबर को गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें कई पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और संगठन शामिल हुए थे। अंतिम दौर की इस बैठक में गृह मंत्री की तरफ से पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताओं को दूर किया गया। पिछली लोकसभा में पारित बिल के विपरीत इस बार पेश किए जा रहे नागरिकता संशोधन विधेयक में पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। कई दल इसे लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, तो कांग्रेस और वाम दल समेत कई पार्टियों ने विरोध की बात कही है। Prior to the 3rd of December, we had a lot of fears, apprehensions. But that evening, on the assurance of the Home Minister, Mr. Amit Shah, I think many have been put to rest. And as for my state, he has specifically assured us that the CAB will not override or overshadow the existing Bengal Eastern Frontiers Regulation Act of 1873 and the Inner Line Permit Act, which is in operation. अगर इस तरीके की विधेयक पारित करने का कोशिश हो सरकार की तरफ से, तो दोबारा हम इसको पुरजोर विरोध करेंगे। आइडियोलॉजिकली करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे, पॉलिटिकली करेंगे। बीजेपी का कहना है कि इस बिल को लेकर पार्टी और सरकार की प्रतिबद्धता है और ये विधेयक किसी भी तरह से किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं करता। अभी नए सिरे से इस बिल के बारे में सरकार ने एक जनमत बनाने की कोशिश की है, और जब पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रदेशों के कुछ लोगों के मन में कुछ संदेह था, आशंकाएं थी, तो सभी मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों को माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्री की हैसियत से इकट्ठा बुलाया, संवाद किया, और ध्यान में आया कि उसके बाद उनके मन में जो भी आशंकाएं थी उसको दूर करने में सरकार सफल हो पाई। पूर्वोत्तर के कई दलों का मानना है कि बाहरी लोगों को उनके राज्यों में बसाना 1985 के असम करार का उल्लंघन होगा, जिसमें साल 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी धर्मों के नागरिकों को निर्वासित करने की बात कही गई थी। संशोधित बिल में नागरिकता के लिए 11 साल की बजाय 5 साल देश में निवास करना ही काफी होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, और इसी वजह से पूर्वोत्तर में हो रहे विरोध को सुलझाने के लिए न सिर्फ वहां के संगठनों और नेताओं से बातचीत की गई है, बल्कि इस विधेयक में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूर्वोत्तर के तो विरोध है ही, लेकिन उसके साथ ही दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान से आए वो तमाम हिंदू हैं जो लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं और सालों साल से नागरिकता मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी उनके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होना किसी उपहार से कम नहीं है। दिल्ली में सुधांशु के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, इस सत्र के एक तरह से आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है, और अगर एजेंडा देखें तो लोकसभा में गृह मंत्री नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे, बीजेपी टीएमसी ने व्हिप जारी किया हुआ है, कांग्रेस ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। बिल को लेकर लोकसभा में जोरदार बहस होने के कितने आसार नजर आ रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं कुल मिलाकर? जी हाँ प्रीति, देखिए आज बेहद अहम दिन है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लगातार सरकार कहती आई है कि उसकी प्रायोरिटी है। आज पहले उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद कंसिडरेशन और पैसेज के लिए भी इस बिल को लिया जाएगा। देखिए सरकार कह रही है कि किसी भी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करेगी सरकार, लेकिन सिर्फ ये इतनी बात है कि जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या जो भी देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है उसके लिए भारत एक रास्ता निकाल रहा है। और साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी आशंकाएं थी उसके लिए भी प्रोविजंस डाल रखे हैं सरकार ने इस बिल में कि जो भी एरिया, ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर प्रोविजन नहीं होगा। और साथ ही जो इनर लिमिट परमिट है वहाँ के एरियाज़ पे भी ये नहीं अप्लाई करेगा ताकि जो नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सरकार लगातार कहती आई है कि ये बेहद अहम बिल है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटर और स्पिरिट है उसके खिलाफ है। तो बेहद महत्वपूर्ण आज चर्चा हो सकती है लोकसभा में। और साथ ही साथ नियम 193 के तहत
क्रॉप लॉस जो है उस पर चर्चा और आर्म्स अमेंडमेंट बिल उस पर भी चर्चा देखने को हमें लोकसभा में मिल सकती है। प्रीति? बिल्कुल एक अच्छी चर्चा, जोरदार चर्चा की उम्मीद है इस बिल को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा के एजेंडे को देखें तो आज पोत रिसाइकलिंग बिल 2019 शामिल है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक पदार्थों के प्रयोग पर पाबंदी का प्रावधान करता है, भले ही वो जहाज रिसाइकलिंग करने के लिहाज से बनाया गया हो या नहीं। नए जहाजों के लिए ये नियम तभी से लागू माना जाएगा जब ये विधेयक कानूनी रूप लेगा, जबकि पुराने जहाजों को 5 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि वो इन पदार्थों का प्रयोग बंद कर सकें। खतरनाक पदार्थों के प्रयोग संबंधी ये पाबंदी नौसैनिक युद्धपोतों और सरकार द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक जहाजों पर नहीं लागू होगी। इस विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही 6 दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन करने वाला विधेयक भी लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार का प्रस्ताव करेंगे। संशोधन विधेयक में अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के अनुसार सरकार का आयुध अधिनियम 1949 की धारा 25(1)(a) में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक की कैद से लेकर व्यक्ति के बाकी जीवन तक उम्र कैद का प्रस्ताव है। अलग अलग वजहों से फसलों के नुकसान और इसके किसानों पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा आज भी जारी रहेगी। 5 दिसंबर को सांसद सुरेश कोटिकुन्निल ने संसद में इस पर चर्चा की शुरुआत की थी। इस चर्चा में कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि न्याय तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन न्याय देने में लगातार देरी भी नहीं होनी चाहिए। ये बातें उपराष्ट्रपति ने रविवार को दिल्ली में वीरेंद्र भाटिया मेमोरियल लेक्चर समारोह में कही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका की तरह न्यायिक प्रक्रिया भी लोगों के अनुकूल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हम सब की जिम्मेदारी है कि न्याय तंत्र को सुलभ, विश्वसनीय, न्याय संगत और पारदर्शी बनाया जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए जरूरी है कि न्यायालयों की कार्यवाही स्थानीय भाषाओं में हो ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। What is happening here and there, this is disturbing. So you need a legislation and you need implementation and you need speedy disposal, investigation, prosecution and speedy disposal also. Justice you cannot give instant justice. I saw a statement by the present Chief Justice of India, very aptly said. But at the same time, you cannot have instant justice, but at the same time, you can't have constant delays. If you delay justice, then it is denied. So this is an area of concern for all of us. If we perform our responsibilities in a more meaningful, constructive manner, that will really serve the cause. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के सभी स्तंभों को राष्ट्रहित की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बोलते हुए कहा कि प्रत्येक स्तंभ को अपने डोमेन के भीतर काम करना चाहिए, लेकिन बड़ी तस्वीर को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शक्तियों और जिम्मेदारियों को अलग करने का उद्देश्य कैसे भारत का निर्माण करना था जिस पर सभी को गर्व हो। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में पैदा होने वाले व्यवधानों पर चिंता भी जताई। It is sometimes disturbing to see that disruptions have become a more common occurrence than before. We feel sorry. It saddens us when acrimony and emotional outbursts tend to dominate the proceedings. The contribution they have made, the conduct they have shown by their performance, that is now is declining. And everyone working in that field of legislature must introspect and see to it that we rededicate ourselves to those standards, to the ethics, and then make a good and constructive contribution for the betterment of society to make the people's life more comfortable and more happy.
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि इसके लिए कानून लाना एकमात्र समाधान नहीं है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कौशल भी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह में हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो हुआ वो शर्मनाक है और हम सभी के लिए एक चुनौती है। इस प्रकार के भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। In Indian culture and tradition, we treat a woman, mother, as sister. But what has happened in the recent days, happening in certain parts, is really a shame and challenge to all of us. The youngsters, we must all take a vow to see that this sort of discrimination, this sort of atrocity are stopped forthwith. And we should not look it from the angle of religion. We should not look it from the political prism. The moment you look it from the political prism, the cause is lost. And that is possible if there is a change of mindset among the people. Bringing new laws is no solution. I am not against bringing any new law or new bill. We brought bill on Nirbhaya. What happened? Is the problem solved? So I always feel that what is required is not a bill, political will, administrative skill, go for the kill of the social evil. That is required. छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्ची शिक्षा हमें आजीवन शिक्षार्थी बनने की सीख देती है, हमारी क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। यह अर्थव्यवस्था, परिवारों और समाज को बड़े पैमाने पर बदल देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है और ये गुरुओं का कर्तव्य है कि वो बच्चों को उनकी परंपरा से अवगत कराएं। Education must teach us way of life. Education must give us opportunities for self-respect and also self-employment and also better opportunities in life. Education is not for mere employment. Education is for enhancement of knowledge. Education is for enlightenment. Education is for empowerment. And lastly, education is also for employment. But we are taking the last one as the first one nowadays, unfortunately. The way we are seeing the values going down in various walks of life, in the politics, in public life, in the legislature, in various wings of public administration, and also even the other pillars of democracy, in the journalism, even in the judiciary, even in administration, certain erosion has taken place. We must arrest that and see to it we go back to our values and traditions. Just now, Mahatma Gandhi ji has been quoted. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की कारगर भूमिका पर जोर दिया है। पुणे में 54वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को बच्चों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों में भरोसा पैदा करने के लिए छवि सुधारने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में पुलिस नियोजन और क्रियान्वयन के बेहतर सुझाव देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को पुलिसकर्मियों के साथ मजबूती से खड़े उनके परिजनों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के निष्कर्षों को राज्य में जिला और थाना स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस साल आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित आतंकवाद, नक्सलवाद, तटीय सुरक्षा, साइबर खतरा, कट्टरवाद और मादक पदार्थ आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मंथन करने के लिए 11 समूहों का गठन किया गया। प्रधानमंत्री ने आईबी के अधिकारियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दुष्कर्म और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच 2 महीने में पूरी करने के लिए वो सभी मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल कंडेमनेबल है और हम सबको मिलकर इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे से आग्रह किया था कि नए कानून के मुताबिक 2 महीने में अनुसंधान पूरा होना चाहिए और ट्रायल 6 महीने में पूरा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अगुवाई में इस बात की चिंता करे कि ऐसी घटनाएं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में देश भर में हो, उनका जल्द से जल्द निपटारा हो।
कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे दोपहर तक आने की उम्मीद है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस और जेडीएस 2-2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय आगे है। 5 दिसंबर को हुए मतदान में 67.91% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 29 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल किया था। फिलहाल विधानसभा में बीजेपी के 105, कांग्रेस के 66 और जेडीएस के 34 सदस्य हैं। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 17 विधायकों की बगावत के बाद एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली सरकार जुलाई में गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। तीसरे चरण में 8 जिलों के 17 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे चरण में 4 जिलों के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में 16 दिसंबर को मतदान होना है। इस दौर के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हजारीबाग के बरही और बोकारो में प्रधानमंत्री का आज 2 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज हजारीबाग के बड़का गांव और रांची के मेरसा खेल मैदान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। खबर दिल्ली से, जहां अनाज मंडी अग्निकांड मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्डिंग मालिक के साथ साथ मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार को लगी भीषण आग में 43 लोगों की मौत हो गई। रविवार को हुए इस अग्निकांड में ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उधर दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर नौजवान थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अब ये जांच वगैरह करने की जो एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी, क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब इसका विश्लेषण करेंगे। अब वो सारा जो भी कुछ है प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और भी सरकार ने दिल्ली में भी किया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। विश्व में तेजी से बढ़ रही टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। पर्यटकों के परिवहन से साल 2018 में करीब 8% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2010 के बाद से प्रतिवर्ष 3.3% की दर से बढ़ रहा है। अनुमान के मुताबिक 2030 तक ये 1.8 बिलियन पर्यटक तक पहुंच जाएगा। एशिया में घरेलू पर्यटन 2030 तक 1.2 बिलियन होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष तौर पर पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि सार्क देशों के बीच अधिक सहयोग के लिए भारत के प्रयासों को बार बार आतंकवाद के खतरों और कृत्यों से चुनौती मिली है। प्रधानमंत्री ने सार्क की स्थापना दिवस पर सचिवालय को लिखे पत्र में कहा कि क्षेत्र के सभी देशों को आतंकवाद की बुराई और उसका समर्थन करने वाली ताकतों को हराने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से एक मजबूत दक्षेश बनाने के लिए अधिक विश्वास और भरोसा उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि सार्क ने प्रगति की है, लेकिन और अधिक करने की जरूरत है। ऐसा माहौल सार्क की पूर्ण क्षमता साकार करने के हमारे साझा उद्देश्य को बाधित करता है। ढाका में 8 दिसंबर 1985 को दक्षेश के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशिया के 7 राष्ट्रों
मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने दक्षेस की स्थापना को लेकर एक घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। अफगानिस्तान 2007 में दक्षेस का 8वां सदस्य राष्ट्र बना था और इसी के उपलक्ष्य में हर साल दक्षेस चार्टर दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुणे के एक अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ शानदार बातचीत हुई। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। अहम खेल की खबर पर नजर डालते हैं। नेपाल में चल रहे 13वें दक्षिण एशिया खेल 2019 में खेल के 8वें दिन भारत को सबसे ज्यादा 20 स्वर्ण पदक मिले। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 250 के आंकड़े के पार हो गई है। रेसलिंग, स्विमिंग, फेंसिंग और जूडो में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत फिलहाल 132 स्वर्ण, 79 रजत और 41 कांस्य सहित 252 पदक हासिल करके पहले नंबर पर मजबूती से बरकरार है। दूसरे स्थान पर 165 पदकों के साथ नेपाल और 197 पदकों के साथ श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। लेह में आज सुबह का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं अमृतसर में 6 और दिल्ली में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के आज के मौसम के हाल पर। नमस्कार।